चैप्टर 2 में कल हम लोगों ने देखा था कि वर्गीकरण क्या चीज होती है। वर्गीकरण की जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो हम लोगों ने देखा था कि वर्गीकरण जो होता है उसके अंदर जो विभिन्न जीव जंतु है ना, उन्हें क्या किया जाता है, अलग अलग ग्रुप्स में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। किस आधार पर? उनमें जो समानताएं और जो असमानताएं पाई जाती है उसके आधार पर हम जीवों को क्या करते हैं, अलग अलग कैटेगरी में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं, है ना। तो अब वर्गीकरण जो है उसके प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला है कृत्रिम, दूसरा है प्राकृतिक और तीसरा है जाति वृत्तीय वर्गीकरण। वर्गीकरण के कितने प्रकार हैं बेटा? सीधा क्वेश्चन आता है, इजी वे में समझा रही हूँ, समझ में आ जाएगा। बुक से नहीं आपको समझ में आएगा क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है। तो देखो, वर्गीकरण के प्रकार 3 हैं, कृत्रिम वर्गीकरण, प्राकृतिक वर्गीकरण और जातिवादी वर्गीकरण। ये आपको नीट में भी पूछा जा सकता है कि कृत्रिम वर्गीकरण में जीवों को वर्गीकृत किस आधार पर किया जाता है, प्राकृतिक वर्गीकरण में कैसे किया जाता है और जाति वृत्तीय जो वर्गीकरण होता है उसमें जीवों को वर्गीकृत किस आधार पर किया जाता है। तो देखो, सबसे पहले आता है कृत्रिम वर्गीकरण। कृत्रिम वर्गीकरण में बाह्य गुणों व व्यवहार के आधार पर जीवों को समूह में बांटा जाता है। बाहर की उसकी अपीयरेंस कैसी है, बाहर वो व्यवहार कैसा करता है, उसके आधार पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल जिनके पंख हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, उड़ने वाले जीव, और जिनके नहीं है वो न उड़ने वाले जीव। तो हमने बाह्य लक्षण और वो व्यवहार क्या कर रहे हैं, वो उड़ रहे हैं नहीं उड़ रहे हैं, इस आधार पर हमने जीवों को क्या कर दिया है, वर्गीकृत कर दिया है। दूसरा वर्गीकरण का प्रकार हमारा आता है वो है प्राकृतिक वर्गीकरण। आंतरिक संरचना में पाई जाने वाली समानता और असमानता के आधार पर अंदर जो संरचना होती है, जैसे अभी मैंने आपको 7 चैप्टर जब पढ़ाया था तो उसके अंदर बताया था कि हम लोगों ने कंपैरिजन किया था कि एक बीजपत्री जो होता है, द्विबीजपत्री है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम संवहन फूल का, है ना। तो क्या होगा कि अरीय संवहन फूल है तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगी, मूल की कैटेगरी में आ जाएगी। और क्या है, संयुक्त संवहन फूल है तो वो क्या हो जाएगी, तने की कैटेगरी में आ जाएगी, है ना। तो आंतरिक संरचना का हम अध्ययन करते हैं और उस आधार पर हम क्या करेंगे, अगर जीवों को क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं प्राकृतिक वर्गीकरण। ठीक है। तीसरा प्रकार है जाति वृत्तीय वर्गीकरण। ठीक है, इसके अंदर जीवों के विकास तथा अनुवांशिक गुणों के आधार पर क्या किया जाता है, जीवों को वर्गीकृत किया जाता है। उसके अनुवांशिक जो लक्षण होते हैं, जो डीएनए होता है, आरएनए होता है, उसकी कंपोजिशंस को देखा जाता है। उसके बाद उसके पूर्वजों का ज्ञान किया जाता है कि जो इसकी उत्पत्ति हुई है, जैसे हम बोल रहे हैं कि हमारी उत्पत्ति किससे हुई है, मंकीज से। तो पूर्वजों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। प्लस क्या होता है, इसके अंदर बाह्य और आंतरिक, देखो यहाँ पर हम बाह्य लक्षण देख रहे थे किसके अंदर, कृत्रिम के अंदर। ठीक है, सिर्फ बाहर कृत्रिम। फिर आता है प्राकृतिक। प्राकृतिक के अंदर हम किसकी अपीयरेंस देख रहे थे, अंदर वाली स्ट्रक्चर जो होती है, यानी अगर सपोज अमाशय है तो अमाशय के अंदर कौन कौन सी भित्तियां, कौन कौन सी परतों से मिलकर बना है ना। तो आंतरिक जो संरचना होती है वो इसके अंदर देखी जाती है। ठीक है, जैसे हृदय है, हृदय का जो है हमारे अंदर कितने चेंबर में बटा होता है, 4 चेंबर्स में बटा होता है ना, हृदय में। उसके बाद जो रेप्टाइल्स होते हैं, जो सरीसृप होते हैं, उनका 3 में होता है। इस तरीके से क्या होता है, हृदय जो है अलग अलग चेंबर्स में है। तो इस आधार पर जो अलग अलग हमारे ऑर्गेनल्स होते हैं उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर को क्या किया जाता है, समझा जाता है। तो उसे हम बोलते हैं प्राकृतिक। कृत्रिम के अंदर क्या देखेंगे हम, बाह्य अपीयरेंस को देखेंगे बेटा। और जाति वृत्तीय वर्गीकरण के अंदर हम उसके विकास और अनुवांशिक गुणों को देखते हैं। प्लस हम क्या देखते हैं, इन दोनों को ही देखते हैं, अनुवांशिक जो लक्षणों के साथ है उसकी आंतरिक संरचना और बाह्य संरचना दोनों का साथ में अध्ययन करते हैं। तो उसे बोलते हैं जाति वृत्तीय वर्गीकरण। ठीक है, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है आपके कि वर्गीकरण की श्रेणियां कौन कौन सी है। तो सबसे पहले यहां से क्वेश्चन आता है कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी और सबसे बड़ी इकाई कौन सी। बेटा इट्स अ इम्पोर्टेंट, नीट में आपको पूछ लिया जाता है। तो सबसे छोटी इकाई वर्गीकरण की होती है जाति। जाति क्या होती है, हम लोगों ने 10th के अंदर पढ़ा है। वैसे जातियां जो होती है, जाति जो होती है, जीवों का ऐसा समूह होता है जिसमें जीव क्या करते हैं, साथ में रहते हैं
जनन करते हैं और नई संतति का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, ऐसे जीव जो आपस में क्या करते हैं, जीवों का ऐसा समूह जो दिखने में कैसे होते हैं, समान होते हैं। एक चीज और देख लेना कि ये दिखने में कैसे होते हैं, समान होते हैं। जैसे कि मनुष्य, मनुष्य एक जाति है, ठीक है, सारी लड़कियां हैं, सेम दिखेगी आपको, ठीक है, यानी चेहरे की स्ट्रक्चर अलग हो सकती है, बट दो आंख, एक नाक, मुंह, कान, हाथ बिल्कुल एक जैसे हैं। स्ट्रक्चर लड़कियों की एक ही जैसी होगी, हाँ कोई दुबली हो सकती है, कोई मोटी हो सकती है, बाकी जो अंग है वो तो सेम ही है ना। लड़कों के अंदर सेम ऑर्गन्स प्रेजेंट है ना। तो इसके अंदर यही होता है कि दिखने में कैसे होते हैं, जीवों का ऐसा समूह जिसमें जितने भी जीव हैं उस समूह के, वो सारे जीव जो है वो दिखने में कैसे होते हैं, समान होते हैं, और आपस में जनन करके अपनी ही समान संतति को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। तो ऐसे जीवों के समूह को हम क्या बोलते हैं, जाति। ठीक है, मनुष्य एक क्या है, जाति। समझ में आ गया। ठीक, जैसे कुत्ते ले लें हम, कुत्ते क्या है, एक जाति का उदाहरण है ना। मिर्च है, मिर्च के अंदर अलग अलग आती है, वो उपजाति होती है। जैसे शिमला मिर्च आती है, शिमला मिर्च में अलग अलग कलर देखते हो आप, ऑरेंज कलर भी होता है, येलो कलर भी होता है, ग्रीन भी होता है ना, तो रेड कलर भी होता है। शिमला मिर्च की वो उपजातियां हो गई, है वो शिमला मिर्च की एक जाति। ठीक है, है एक जाति जिसमें विभिन्न शिमला मिर्च आ रहे हैं, और उसमें और भी अलग प्रकार की शिमला मिर्च आ रही है, तो वो उपजातियां हो जाती है। ठीक है, लेकिन जाति को वर्गीकरण में सबसे क्या होता है, छोटी इकाई मानी जाती है, और जाति का मतलब होता है कि जीवों का ऐसा समूह, यानी ऐसा समूह जिसमें सारे जीव कैसे होते हैं, दिखने में समान होते हैं, आपस में जनन करके संतति को क्या कर सकते हैं, जन्म दे सकते हैं। तो जीवों के ऐसे समूह को हम क्या कहते हैं, जाति कहते हैं। और विभिन्न जातियां, यानी ऐसी जातियां जिनके लक्षण क्या होंगे, समान हो जाएंगे, तो वो जातियां मिलकर किसका निर्माण करेगी, वंश का। वंश आपस में मिलेंगे, यानी देखो ये एक जाति है, ये एक जाति है, इनके लक्षण कुछ कुछ क्या है, समान है। जैसे कि टाइगर का नाम लेती हूं, पैंथेरा टाइग्रेस। ठीक है, ये नाम है वैज्ञानिक। ठीक, तो यहां पर ये जाति हो गई, और ये क्या हो गया, वंश हो गया। तो जो जाति है टाइगर की, है ना, तो इसके लक्षण किससे मिलते हैं, बिल्ली से मिलते हैं, है ना। तो बिल्ली की क्या है, अलग जाति, लेकिन ये दोनों क्या होंगे, पैंथेरा वर्ग। जैसे कि पैंथर होता है ना, पैंथर, चीता, ये सब अलग अलग है, लेकिन फिर भी उनको एक ही ग्रुप में रख दिया, पैंथेरा। तो यहाँ पर जो अलग अलग जातियां होती हैं, वो समान लक्षण अगर प्रदर्शित करती है, तो वो मिलकर क्या बना लेती है, वंश बना देती है। फिर वंश आपस में जुड़ते हैं, तो क्या मिलते, समान वंश जो है, समान लक्षण वाले जो वंश होते हैं वो जुड़ते हैं, तो क्या बनता है, कुल। कुल जुड़ते हैं तो गण, गण जुड़ते हैं तो वर्ग, वर्ग जुड़ता है तो संघ, और संघ अगर जुड़ जाते हैं तो जगत बन जाता है। जैसे कि पादप जगत एक जगत हो गया, ठीक है, जंतु जगत एक जगत हो गया, है ना। तो अगर हम देखते हैं तो वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, जगत, और सबसे छोटी इकाई है जाति, क्योंकि जातियां मिलती है तब जाके क्या बनता है, वंश। वंश मिलता है, जुड़ता है तो कुल बनता है, कुल जुड़ता है तो गण बनता है, गण जुड़ता है तो वर्ग, और वर्ग जुड़ता है तो संघ, और संघ जुड़ता है तो क्या बनता है, जगत बनता है। तो ये एक आपको क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, और नीट में भी पूछा जा सकता है बेटा, कि जो सबसे पहले या हम बोले कि वर्गीकरण जो है उसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी है और सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। ठीक है, अब आता है आपके वर्गीकरण का इतिहास, यानी सबसे पहले वर्गीकृत किया था, यानी अलग अलग ग्रुप्स के अंदर आप देखते हो, जंतु एक अलग ग्रुप हो गया, पादप एक अलग ग्रुप हो गया, तो सबसे पहले वर्गीकरण का जो काम किया वो किसने किया। ठीक है, तो फादर ऑफ जूलॉजी नीट में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, फादर ऑफ जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान के जो जनक है वो कौन है, तो वो अरस्तु है। उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, जीवों को क्या किया था, वर्गीकृत किया था। तो अरस्तु के द्वारा जो है सबसे पहले क्या किया गया, वर्गीकरण किया गया, उसे हम देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि अरस्तु के द्वारा सबसे पहले क्या किया, सजीवों का वर्गीकरण किया गया, यानी समस्त जो सजीव हैं, चाहे वो पादप हो जंतु हो, उनको सबसे पहले ग्रुप्स के अंदर बांटने का काम अरस्तु के द्वारा किया गया।
अब क्वेश्चन आता है कि इनका वर्गीकरण का आधार क्या था, तो प्राकृतिक समानता और असमानता, यानी प्रकृति जो है प्राकृतिक उनमें समानता क्या पाई जाती है और असमानता क्या पाई जाती है। तो सजीवों को दो ग्रुप में उन्होंने बांटा, पहला था पादप और दूसरा ग्रुप था जंतु। ठीक है, पादप को उन्होंने 3 कैटेगरी में बांट दिया, शाक, झाड़ी और पेड़। ठीक है, अब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो सब किस कैटेगरी में आ जाएंगे बेटा, पादप में। जो अपना भोजन क्या करते हैं दूसरे जंतुओं से दूसरे पादप या अन्य किसी प्राणी से प्राप्त करते हैं, वो कैटेगरी क्या आ गई, जंतुओं की कैटेगरी आ गई। ठीक है, अब पादप को उन्होंने 3 कैटेगरी में बांटा है, शाक, झाड़ी और पेड़ के अंदर। शाक जिसका तना क्या होता है, बिल्कुल कोमल होता है, जैसे कि आप लोग देखते हो टमाटर का पौधा हो गया, क्या है, शाक है ना। तो जिनका तना क्या होता है, बिल्कुल क्या होता है, कोमल होता है, वो होता है शाक। साइज शाक की क्या होती है, बहुत छोटी। अब शाक से थोड़ी बड़ी साइज में होता है। ठीक है, तना थोड़ा सा क्या होता है, इसका हार्ड होता है कंपैरिजन टू किसके, शाक के, और इनमें कांटे पाए जाते हैं। और जिनका तना बहुत ज्यादा मजबूत होता है, बड़ा होता है, वो किस कैटेगरी में आते हैं, पेड़ की कैटेगरी में आते हैं। तो ये अरस्तु ने क्या किया, डिवाइड किया पादप को 3 कैटेगरी में। फिर आता है इन्होंने जंतुओं को 2 कैटेगरी में बांटा, वो थी एनाइमा और इनाइमा। ये आपको पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि एनाइमा क्या होते हैं और इनाइमा क्या होते हैं। तो एनाइमा यानी ऐसे प्राणी जिनका रुधिर का रंग लाल न हो। लाल किन में होता है, रुधिर का रंग हमारा रेड क्यों है, क्योंकि हमारे जो ब्लड है उसके अंदर क्या पाई जाती है बेटा, आरबीसी जो पाई जाती है उसमें हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है ना। तो जिन जीवों के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होगा उसका रुधिर का रंग लाल नहीं होगा, जैसे कि अकशेरुक प्राणी। अकशेरुक प्राणी क्या चीज होती है, अकशेरुक प्राणी, ऐसे प्राणी जिसमें क्या होती है, रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। जितने भी आप कीड़े मकोड़े देखते हो, रीढ़ की हड्डी होती है क्या इनमें, नहीं। मरते तो खून निकलते हैं क्या, नहीं। मच्छर को मारते हो तो मच्छर हमारा खून पी के वो स्टोर करके रखते हैं, उसके खुद का खून नहीं होता, वो ध्यान रखना है ना। तो रुधिर का रंग जो होता है वो क्या होता है, लाल नहीं हो तो वो क्या कहलाएंगे, एनाइमा कहलाएंगे। और इनाइमा, ठीक है, एनाइमा का मतलब होता है जिनका रुधिर का रंग क्या हो, रेड हो। ठीक है, अब इनको 2 कैटेगरी में बांटा है, जरायुज और अंडज। ठीक, जरायुज क्या होते हैं और अंडज क्या होते हैं, ऐसे जीव जो क्या करते हैं, अंडे देते हैं। ठीक है, और ऐसे जीव जो सीधा किसको देते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, उन्हें हम जरायुज बोलेंगे। और अंडज किसको बोलेंगे, अंडे देने वाले प्राणी। अंडे कौन देता है, एग्जाम्पल अगर आप देखते हो तो मछलियां अंडे देती है ना। कई सरीसृप भी अंडे देते हैं। और बच्चों को जन्म कौन देता है, मनुष्य देता है ना। पशु जैसे कि गाय, ये सब क्या करते हैं, सीधा बच्चों को जन्म देते हैं। तो ये वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था, अरस्तु के द्वारा किया गया था, जिन्हें हम फादर ऑफ क्या कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं, जंतु विज्ञान के जनक कहते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे थियोफेस्टस। थियोफेस्टस जो है वो कौन है, थियोफेस्टस जो है वो वनस्पति विज्ञान के जनक है। ठीक है, उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम, नाम की एक बुक लिखी थी। कौन सी बुक, हिस्टोरिया प्लांटेरम, ध्यान रखना। उसके अंदर उन्होंने क्या किया, जो है जीवों को वर्गीकृत किया गया। तो ये नीट में आने वाला क्वेश्चन है कि हिस्टोरिया प्लांटेरम जो होता है बुक है, और उस बुक का जो नाम जो लिखा है बुक को, है ना, राइटर कौन है। तो हिस्टोरिया प्लांटेरम की जो राइटर है वो थियोफेस्टस है। और थियोफेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, यानी जीव विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं, प्लांट्स के बारे में अध्ययन करते हैं, तो वो वनस्पति विज्ञान कहलाती। तो वनस्पति विज्ञान के जो जनक है वो है थियोफेस्टस। और थियोफेस्टस के द्वारा क्या किया गया, अपनी बुक के अंदर क्या किया, जीवों को जो है क्या किया, डिवाइड किया 2 कैटेगरी में, पादप और जंतु। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, यहां पर पादप और जंतु कैटेगरी तो रखी, ठीक है, जंतुओं के अंदर तो कोई चेंजेस नहीं किया। और यहाँ पादप में शाक, झाड़ी और एक कैटेगरी और डाल दी, उपझाड़ी, है ना, और पेड़। ये 4 कैटेगरियां क्या की उन्होंने प्लांट्स के अंदर बना दी। ठीक, और इसके अलावा भी उन्होंने पौधे को 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और तीसरा है बहुवर्षीय।
तीन कैटेगरी में क्या किया, बांटा, एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। यानी ऐसे पादप जिनका जीवन काल 1 वर्ष का होता है, जिनका जीवन काल द्वि यानी 2 और बहुवर्षीय यानी 2 से ज्यादा होता है। आ गई बात समझ में? तो पादपों की उन्होंने 3 कैटेगरी भी बनाई जीवन काल के आधार पर, 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। ठीक है, यानी ऐसे पादप जिनका जीवन काल 1 साल में पूरा हो जाता है या एक ऋतु के अंदर पूरा हो जाता है। जैसे कि गेहूं है, वो कहाँ कब आते हैं, सर्दियों के टाइम उगाए जाते हैं और खत्म हो जाते हैं, गर्मी आते आते काट लिया जाता है, बैसाखी आती है उस टाइम। तो एक ऋतु में अगर जीवन काल कंप्लीट हो जाए तो 1 वर्षीय, जिनका 2 ऋतुओं में या हम बोले 2 साल में जीवन कंप्लीट होता है वो द्विवर्षीय, और जिनका 2 से अधिक साल में जो है जीवन काल पूरा होता है वो बहुवर्षीय पादप होते हैं। जैसे कि सपोज प्लांट हम लेते हैं मैंगो का ट्री, बहुवर्षीय कई सालों तक होता है, हर साल पर्टिकुलर सीजन में आम क्या करता है, देता है हमें ना, तो ये बहुवर्षीय पादप है। तो ये जो है क्लासिफिकेशन, ये जो वर्गीकरण है, ये वर्गीकरण किसने दिया, थियोफेस्टस के द्वारा दिया गया, जो कि क्या कहलाते हैं, वनस्पति विज्ञान के जनक। ठीक है, वनस्पति विज्ञान के जनक कहलाते हैं, और थियोफेस्टस के द्वारा ये वर्गीकरण क्या किया, सजीवों का दिया गया। जंतु, पादप, और पादप की 4 कैटेगरी दे दी, झाग, झाड़ी, उपझाड़ी, पेड़, और ये भी कहा कि पादप को हम 3 कैटेगरी में और क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अब इसके बाद इंपोर्टेंट आता है द्विजगत प्रणाली। देखो आजकल हम जो पढ़ते हैं वो है 5 जगत प्रणाली, आर.एच. विटेकर के द्वारा जो दी गई है ना। लेकिन सबसे पहले जो ये अभी तक तो यूं ही चल रहा था, ठीक है, लेकिन जो सबसे सही ढंग से जो जीवों को वर्गीकृत करने की शुरुआत हुई थी वो होती है कैरोलस लीनियस नामक एक वैज्ञानिक है। द्विनाम पद्धति भी उसी की उन्होंने दी थी। तो कैरोलस लीनियस जो है उन्हें आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान के जनक कहा जाता है। ठीक है, देखो नाम लिख देती हूं मैं, कैरोलस लीनियस है ना। ये क्या कहलाते हैं, इंपॉर्टेंट है, नीट के पर्पस से ले लो, एग्जाम के पर्पस से ले लो, आधुनिक वर्गीकरण के जनक। यानी जीवों को वर्गीकरण करने की जो शुरुआत हुई थी, है ना, अलग अलग ग्रुप्स में, वो सही ढंग से इन्हीं के टाइम पे हुई थी। ठीक है, तो आधुनिक वर्गीकरण के इन्हें जनक कहा जाता है, वर्गीकरण विज्ञान लिख देंगे हम, विज्ञान के जनक। और द्विनाम पद्धति के क्या कहा जाता है, द्विनाम पद्धति के जनक के नाम से भी इन्हें क्या किया जाता है, जाना जाता है। अब इन्होंने जो प्रणाली दी वर्गीकरण की वो कहलाती है द्विजगत वर्गीकरण प्रणाली। तो समस्त जीवों को कितने जगत में बांटा होगा, 2 में। कौन कौन से थे वो, प्लांटी और एनिमीलिया। एनिमीलिया यानी जंतु, प्लांटी यानी पादप। तो ये जगत जिसमें उन्होंने क्या किया, डिवाइड किया, प्लांटी जगत यानी पादप जगत, एनिमीलिया यानी जो है एनिमल जो है वो जगत। ठीक है, तो अभी हम इसको प्रॉपर तरीके से मैं आपको लिख देती हूँ और समझा देती हूँ। देखो ये हमारे सामने जो दे रखा है, कैरोलस लीनियस के द्वारा द्विजगत प्रणाली जो दी गई, यानी कैरोलस लीनियस ने सजीवों को 2 कैटेगरी में बांटा बेटा, पहला है प्लांटी और दूसरा है एनिमीलिया। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं हम प्लांटी की। तो प्लांटी में जो है उसने क्या किया, ग्रुप बनाए। ठीक है, एक ग्रुप था 1 से 23 तक, एक वर्ग रख दिया उसके अंदर, और एक बनाया
24वां वर्ग। पादप को कितने वर्ग बनाए? 1 से 23 का एक वर्ग, एक समूह बना दिया, यानी 1 से 23 वर्ग वाले एक समूह में रख दिए और 24वां वर्ग एक तरफ रख दिया। इस 24वें वर्ग में उसने शैवाल, कवक, मोस, फर्न ऐसे जो प्लांट्स हैं उनको क्या किया? इंक्लूड कर दिया। और 1 से 23 जो है उन वर्गों में आवर्त बीजी पादप रखे। ठीक है, आवर्त बीजी पादप वो पादप होंगे अकॉर्डिंग टू कैरोलस लीनियस जिसमें फूल उपस्थित हो और परागकोश क्या हो? उपस्थित हो। पढ़िए आपने स्ट्रक्चर, परागकोश क्या चीज होती है इस तरीके से, जिसमें पराग कण पाए जाते हैं, ये होता है स्त्री केसर, है ना। तो लैंगिक जनन जो है, यानी जिनमें लैंगिक जनन पाया जाता है, जिसमें परागकोश पाया जाता है, इस तरीके से पाया जाता है, वो जो पादप आएंगे वो सब क्या आएंगे? आवर्त बीजी पादप में आएंगे। और उसके कितने वर्ग बनाए उसने? 1 से 23 तक बनाए। ठीक है, उसके बाद जिसके अंदर परागकोश नहीं हो और फूल नहीं हो, ठीक है, उनका क्या बनाया? 24वां वर्ग बनाया और उसके अंदर उन्होंने शैवाल को रखा। ठीक, शैवाल हो गई, कवक हो गई। शैवाल अपना भोजन क्या करती है? खुद बनाती है, ऐसे प्लांट है, ये दूसरों से अपना भोजन लेते हैं। मोस और फर्न जो है वो ब्रायोफाइटस के एग्जाम्पल्स है ना। तो ये आपके जो है जिनमें परागकोश नहीं होता और फूल नहीं होता, वो 24th वर्ग के अंदर उन्होंने क्या किया? रखा। ठीक है, फिर एनिमिलिया यानी जंतु जगत जो होता है उसके अंदर प्रोटोजोआ को रखा उसने, जैसे कि अमीबा आता है प्रोटोजोआ के अंदर, है ना, पैरामीशियम आता है, तो ये प्रोटोजोआ संघ के अंदर उन्होंने रखा। अकशेरुक प्राणी और कशेरुक जो जीव हैं उनको किसमें रखा उसने? एनिमिलिया के अंदर। कशेरुक जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है और अकशेरुक जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। ठीक है, तो इनका एक अलग ग्रुप बनाया। अब ये जंतु और पादप जो उसने वर्गीकृत किया वो किस आधार पे बांटा? कि जिनमें गति नहीं होगी, यानी जो चल नहीं फिर सकते, वो क्या होंगे? सब प्लांट्स होंगे, यानी पादप जगत होगी। और जिनमें होगी वो क्या होंगे? जंतु होंगे। आ गई बात समझ में? उत्प्रेरक के प्रति अनुक्रिया, जैसे कि सपोज करो कोई आपको पत्थर मार रहा है, ठीक है, ये एक उत्प्रेरक हो गया। और आपको पत्थर मार रहा है तो आप क्या पत्थर को खा लोगे? नहीं ना, आप क्या करोगे? भागोगे वहां से। ठीक है, कोई गन पॉइंट कर रहा है तो आप क्या करोगे? भागोगे वहां से। लेकिन अगर प्लांट को होगा, प्लांट को आप पत्थर मार रहे हो तो प्लांट अपनी जगह छोड़ के भाग जाता है कि मेरे को लग जाएगी, मैं इंजर्ड हो जाऊंगा, नहीं होता ना ऐसा। तो वही चीज है कि उत्प्रेरक के प्रति अनुक्रिया प्लांट्स क्या करते हैं? नहीं करते, जबकि जंतु जो है वो क्या करते हैं? करते हैं। भोजन ग्रहण करना, ये स्वयं पोषी होते हैं। स्वयं पोषी मतलब खुद अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं मतलब क्या होता है? खुद। तो खुद अपना भोजन क्या करते हैं? बनाते हैं। और ये कैसे होते हैं? परपोषी मतलब पर यानी क्या है? दूसरे। तो दूसरों से अपना भोजन क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। फिर कोशिका भित्ति इनमें क्या होती है? उपस्थित होती है, जबकि जंतुओं की कोशिका के बाहर कोशिका भित्ति क्या होती है? अनुपस्थित होती है। आगे बात समझ में। तो इन लक्षणों के आधार पर क्या किया था कैरोलस लीनियस ने? क्या किया? अपने जो वर्गीकरण के अंदर जीवों को क्या किया? दो कैटेगरी के अंदर बांटा। तो आपको सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है, ये चीज ध्यान रखना कि जो कैरोलस लीनियस है उन्होंने जीवों को जो वर्गीकृत किया, प्लांटी जगत यानी पादप जगत और एनिमिलिया जगत, उसके आधार बताइए। तो ये आधार होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है उसके अंदर अच्छाइयां क्या थी? द्विजगत प्रणाली जो होती है उसकी अच्छाइयां कौन कौन सी थी? तो देखो, सबसे पहले उन्होंने लैंगिक जनन लिया, यानी वहां पर इन्होंने देखा पराग कोश की उपस्थिति, फूल की उपस्थिति। ठीक है, तो जनन, लैंगिक जनन को इन्होंने क्या किया? आधार माना पादप का वर्गीकरण करने के लिए। ठीक है, ये चीज इनकी प्लस पॉइंट थी। फिर प्रत्यक्ष लक्षणों को देखा उसने कि गति कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उत्प्रेरक के प्रति अनुक्रिया कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, भोजन ग्रहण करते हैं कि नहीं करते। तो प्रत्यक्ष जो लक्षण दिखाई देते हैं, है ना, जंतु और पादप में, उसके आधार पर उसने क्या किया? विभेदन किया। ठीक है, इसीलिए कैरोलस लीनियस की ये प्रणाली जो थी वो क्या थी? अच्छी मानी जाती है। ठीक है, अब इसके बाद त्रिजगत प्रणाली आ गई। दैट मीन्स द्विजगत प्रणाली में कुछ ना कुछ क्या थी? कमियां थी। वो कौन कौन सी कमियां थी? तो देखो, इन्होंने क्या किया, इसकी कमियों में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, द्विजगत प्रणाली की कमियां बताइए, है ना। तो कमियां क्या थी? एक तो उसने क्या किया? प्रकाश संश्लेषी और अप्रकाश संश्लेषी जीवों को क्या किया?
साथ में एक ही ग्रुप में रख दिया। ठीक है, प्रकाश संश्लेषी जो प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं और अप्रकाश संश्लेषी जो प्रकाश की अनुपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। तो ऐसे जीवों के अंदर दोनों के कैरेक्टर तो अलग अलग है ना, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या है, उनको सेम कैटेगरी में रख दिया। फिर एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों को क्या किया, इसने साथ में रख दिया। एक कोशिकीय कोशिकीय जीवों को साथ में रखा। आ गई बात समझ में? जैसे ये रहा प्रोटोजोआ में अमीबा क्या है, एक कोशिकीय, और जैसे कि कशेरुकी जीव मनुष्य है, इसका शरीर कई कोशिकाओं से बना हुआ है। अमीबा का किससे बना है, एक कोशिका से। तो एक कोशिकीय जीव और जो मनुष्य है जो कि कशेरुक जीव के अंदर आता है, वो क्या है, बहुकोशिकीय, क्योंकि हमारा शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। लेकिन फिर भी एनीमिलिया ग्रुप में एक साथ उसको रख दिया। तो ये उसकी क्या थी, गलती थी। फिर उसके बाद उसने प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक प्राणियों को क्या किया, साथ में रख दिया। प्रोकैरियोटिक मतलब जिनमें केंद्रक सुविकसित नहीं होता, और यूकैरियोटिक जिसमें केंद्रक क्या होता है, कोशिका के अंदर केंद्रक सुविकसित होता है, तो उनको भी उसने क्या कर दिया, साथ में रख दिया। फिर ये नहीं बताया कि किसकी उत्पत्ति किससे हुई है, यानी अकशेरुक से कशेरुकी की उत्पत्ति हुई है या कशेरुकी प्राणियों से अकशेरुक प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, इसके बारे में उसने कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, उसके बाद एक कवक होती है स्लाइम मोल्ड करके, एक कवक होती है, उसको उसने कवक की कैटेगरी में डाला ही नहीं। विषाणु जो होते हैं, विषाणुओं के बारे में उसने कुछ बताया ही नहीं। तो ये कुछ जो है कैरोलस लिनियस की क्या थी, कमियां थी, जिसकी वजह से तीन जगत प्रणाली जो है वो आई, जिसको दिया किसने, हैकल ने दिया। ठीक है, तो इसको हम लोग अब देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है त्रिजगत प्रणाली। त्रिजगत प्रणाली, त्रि का क्या मतलब होगा बेटा, यानी समस्त जीवों को कितने कैटेगरी में बांटा जाएगा, तीन कैटेगरी में। तो ये बांटने का काम किया था हैकल के द्वारा। नीट में आने वाला क्वेश्चन है। पहला तो था द्विजगत प्रणाली जो है वो किसके द्वारा दी गई, तो किसके द्वारा दी गई, कैरोलस लिनियस के द्वारा। फिर त्रिजगत किसके द्वारा दी गई है, हैकल के द्वारा दी गई। कॉपलैंड ने जो है वो 4 जगत प्रणाली दी, आर.एच. विटेकर ने 5 जगत प्रणाली दी, है ना। और सबसे पहले जीवों को जो बांटा वो काम किया किसने, अरस्तु ने। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस है जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ये चीज ध्यान रखना। तो हैकल के द्वारा 1866 के अंदर जीवों को जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। और ये जो है कौन सा था, तीसरा जगत, दो तो अभी तक थे हमारे पास, प्लांटी और एनिमिलिया तो ऑलरेडी हमारे पास था, लेकिन तीसरी कैटेगरी हमारी कौन सी आई है, प्रोटिस्टा वाली आई है। तो प्रोटिस्टा वर्ग की खोज जो है वो किसके द्वारा की गई है, हैकल के द्वारा। यहाँ से सीधा क्वेश्चन बन के आता है। ठीक है, त्रिजगत किसने दिया, हैकल ने दिया, और वो तीसरा जगत कौन सा था हमारा, प्रोटिस्टा था। तो प्रोटिस्टा की खोज या प्रोटिस्टा जो जगत है उसका निर्माण किसने किया है, तो हैकल ने किया है। और इसको नाम जो दिया है वो सी क्वेर के द्वारा दिया गया है। ये चीज ध्यान रखना, ये आपको नीट में पूछा जा सकता है। तो ये वैसे नोट्स में मैं दे रही हूँ आपको, लेकिन फिर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बता रही हूँ। ठीक है, अब इनका वर्गीकरण का आधार क्या था बेटा, कि जो एक कोशिकीय थे वो सब आएंगे किस वर्ग में, प्रोटिस्टा में। ठीक है, और जो बहुकोशिकीय होंगे वो होंगे पादप और यानी प्लांटी जगत और एनिमिलिया जगत, है ना। अब आपको सीधा सीधा समझ में आ गया होगा कि एक कोशिकीय यानी जिनका शरीर, जीवों का शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होगा, वो सब किस में आएंगे, प्रोटिस्टा के अंदर, अकॉर्डिंग टू हैकल। ठीक है, और जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होगा, तो या तो वो प्लांटी कैटेगरी में आएंगे या फिर एनिमिलिया। चलो ये ग्रुप तो अलग हो गया, लेकिन ये तो क्या हो गया, साथ में हो गया। तो यहाँ पर पादप और जंतुओं को किस आधार पर अलग किया गया है ना, तो वो आधार था पोषण। ये तो कोशिका की उपस्थिति हो गई। दूसरा नेक्स्ट आधार था पोषण, यानी जो दूसरों से भोजन अवशोषित करते हैं,
सड़े गले मरे हुए पादपों से, भागों से, जंतुओं से जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो सब अकॉर्डिंग टू हैकल किसमें आएंगे? प्रोटिस्टा में। ठीक है, यानी इनका भोजन का माध्यम क्या था? अवशोषण, मरे हुए सड़े गले पादपों से अपना भोजन प्राप्त करना। फिर आता है नेक्स्ट हमारा प्लांटी। प्लांटी क्या होते हैं? स्वयंपोषी, जो अपना भोजन क्या करते हैं? खुद बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की मदद से, तो वो आ गए प्लांटी में। एनिमिलिया वो होते हैं परपोषी, वो क्या करते हैं? दूसरे जीवों से अपना क्या करते हैं? भोजन प्राप्त करते हैं। जनरली पादपों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं या दूसरे जीवों को मार कर खाते हैं, ठीक है, शिकार कर कर। और ये सड़े गले मरे हुए पादपों से अपना या जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये आधार था किसका? हेकल का, जो त्रिजगत प्रणाली को बनाने का आधार था। समझ में आ गया? उसके बाद आती है हमारी चार जगत प्रणाली। वेरी इंपोर्टेंट, किसके द्वारा दी गई है? कॉपलैंड के द्वारा दी गई 1956 के अंदर। इन्होंने, मतलब अभी तक हमारे पास कितने जगत आए? 1 2 3, है ना। यहाँ पर क्या कर दिया था? हैकल ने एक कमी कर दी थी बेटा, कि इसने यहाँ पर ये जो जगत बनाया ना प्रोटिस्टा, उसके अंदर क्या किया? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों ही जीवों को एक ही कैटेगरी में डाल दिया। प्रोकैरियोटिक का केंद्रक विकसित, कोशिका में केंद्रक विकसित नहीं होता। प्रोकैरियोटिक यानी पुरानी है तो उसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। और यूकैरियोटिक का केंद्रक क्या होता है? सुविकसित होता है। आ रही बात समझ में? तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को एक ही कैटेगरी में डाल दिया, इसीलिए आ गई बात समझ में। फिर इसका जो सुधार था वो किया किसने? चार जगत वर्गीकरण प्रणाली के अंदर, और वो किया गया किसके द्वारा? कॉपलैंड के द्वारा किया गया 1956 के अंदर। देखो प्रोटेस्टा बना दिया था हैकल ने, प्लांटी ऑलरेडी था द्विजगत प्रणाली में, एनिमिलिया भी था जो कि कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया। अब यहाँ पर एक और कैटेगरी निकल कर आती है, वो है मोनेरा। आ रही बात समझ में? तो एक कोशिकीय जीव, मोनेरा के अंदर एक कोशिकीय आएंगे, लेकिन कैसे होंगे? प्रोकैरियोटिक होंगे। प्रोकैरियोटिक मतलब जिनका केंद्रक विकसित नहीं होगा, है ना, केंद्रक सही ढंग से नहीं आएगा। प्रोटेस्टा के अंदर भी एक कोशिकीय आएंगे, है ना, लेकिन ये कैसे होंगे? यूकैरियोटिक होंगे। यूकैरियोटिक होने का मतलब इनका केंद्रक क्या होगा? सुविकसित होगा। आगे बात समझ में? तो इस आधार पर इनकी जो कमी थी इसको दूर कर दिया कॉपलैंड ने अपनी प्रणाली में। तो अभी कितने जगत हो गए? 4, मोनेरा, प्रोटेस्टा, प्लांटी और एनिमिलिया। तो मोनेरा के अंदर इन्होंने एक कोशिकीय जीवों को रखा, प्रोटेस्टा के अंदर भी एक कोशिकीय जीवों को रखा, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक थे जिनका केंद्रक सुविकसित नहीं था उनको मोनेरा में रखा। और कौन कौन आता है इसमें? जीवाणु बीजी यानी ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा। ठीक है, प्रोटेस्टा के अंदर कौन आएगा? एक कोशिकीय आएंगे, लेकिन यूकैरियोटिक आएंगे जिनका केंद्रक क्या होगा? सुविकसित होगा, जैसे कि शैवाल, कवक और प्रोटोजोआ। समझ में आ गया? उसके बाद आता है प्लांटी। प्लांटी में इन्होंने रखा ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, आवृत बीजी और अनावृत बीजी को। और एनिमिलिया के अंदर कशेरुकी और अकशेरुकी प्राणी को इन्होंने क्या किया? सम्मिलित किया। तो ये जो वर्गीकरण था 4 जगत प्रणाली है, लेकिन आज जो हम पढ़ते हैं वो है आर.एच. विटेकर की 5 जगत प्रणाली, जिसके अंदर उन्होंने मोनेरा, प्रोटेस्टा और यहाँ पर कवक, ये जो कवक यहाँ पे वर्ग रखा गया है ना कॉपलैंड के द्वारा, इसको निकाल दिया गया। ठीक है, और कवक का एक अलग ग्रुप बना दिया। आ गई बात समझ में? तो कवक जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? 5वां, यानी ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। ये किसने दिया? 5 जगत प्रणाली आर.एच. विटेकर के द्वारा दी गई। इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो क्योंकि ये वीडियो आपका बहुत लेंदी जा रहा है, ठीक है, काफी लंबा टॉपिक खिंच गया है, तो नेक्स्ट हम जो टॉपिक शुरू करेंगे उसमें 5 जगत प्रणाली जो है आर.एच. विटेकर के द्वारा दी गई है वो ही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है।